नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेम कुमार मंडल और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी फॉर गोल्स में। दोस्तों, हम लोग झारखंड दरोगा सेट का ये 9th एपिसोड लेके आए हैं। इसमें आप सभी को पता है साइंस के 20-20 क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। ये 20 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यकीन मानिए दोस्तों, आप जितना सेट एग्जाम से पहले बना के जाएंगे, आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं। ठीक है, सभी क्वेश्चन इन्हीं सेटों में से आ जाएंगे, ये गारंटीड है। तो आप इस सीरीज को छोड़िएगा मत, ठीक है, इसको देखते रहिए। चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप सबसे पहले जो है ना, हमारा जो ऐप है उसको ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारे कोर्सेज जो हैं बहुत मिनिमम प्राइस में ऐप में अवेलेबल कराए गए हैं, है ना। आप उसका फ़ायदा उठा लीजिए। चलिए, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन में पूछा गया है गोलाकार दर्पण, राइट। ये गोलाकार दर्पण की वक्रता की त्रिज्या इसकी डैश फोकस दूरी के बराबर होती है। यानी कि आपको वक्रता त्रिज्या और साथ में फोकस दूरी के संबंध क्या है, ये चीज आपको बताना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखिए कि गोलाकार दर्पण जो होता है ना, वो क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एक आपने क्या, हम लोग क्या करते हैं, गोलाकार शीशा होता है, ग्लास होता है, उसको लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं, उसके किसी एक पोर्शन को काट के हम लोग इसको हटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से जैसे इस पोर्शन से इसको हमने काट के हटा दिया, राइट। तो अब मुझे कैसा फिगर मिला, ये यहाँ पर इस तरीके का एक कट मिल गया। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं, इसका या फिर इस साइड से या फिर इसका इस साइड से, किसी एक साइड से हम लोग क्या करते हैं, इसको इसका पॉलिश कर दिया जाता है, इसको रंग दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैंने पॉलिश किया, रंग किया, तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये वाला हो गया अवतल दर्पण, राइट। और अगर मैंने इसके उभरे हुए भाग को पॉलिश ना करके इसके जो धसे हुए भाग हैं उसको अगर पॉलिश किया, तो वो हमको उत्तल दर्पण बना के देता है। तो ये अवतल और उत्तल दर्पण का बात आप समझ में आ गया आपको। चूंकि ये एक गोलाकार पार्ट का भाग होता है, इसीलिए इसको हम लोग गोलाकार दर्पण कहते हैं। अब बात रही कि इसका एक सेंटर होगा और इसका एक रेडियस भी होगा, राइट। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, चूंकि ये दर्पण जो है इसी का पार्ट है, तो ये जो आर होगा उसी को हम लोग कहते हैं क्या, वक्रता त्रिज्या। जो हो गया आपका वक्रता त्रिज्या। अब नेक्स्ट मैं क्या बताना चाह रहा हूं, देखिए। तो अगर आप यहां पर इस तरीके से दर्पण को ले लीजिए, अवतल दर्पण का बात कर रहा है, तो चलिए मैं यहाँ अवतल दर्पण का बात नहीं कर रहा है, कोई भी दर्पण का बात कर रहा है, तो मैं एक ही दर्पण से समझाऊंगा तो उसी में समझ में आ जाएगा। ये देखिए, इसका सेंटर से जो एक लाइन इस तरीके से गुजरेगा ना, इस तरीके से, या फिर इधर, ये लाइन कहीं पर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ठीक है, तो इस दर्पण के अकॉर्डिंग हम लोग क्या देख रहे हैं, एक लाइन हमने इसके बीचों बीच लगभग ड्रॉ किया। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाला हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। इसी प्रिंसिपल एक्सिस में ये वक्रता त्रिज्या यानी कि वक्रता केंद्र जो है, सबसे पहले उसको ले लीजिए। तो वक्रता केंद्र मान लीजिए यहाँ पर होगा, उसको हम लोग दर्पण में सी से दिखाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि कोई भी एक पैरेलल लाइंस इस प्रिंसिपल एक्सिस के सीधे में आपको ड्रॉ करना है, और ये परावर्तन के बाद दर्पण से टकराएगा, और फिर परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे टकराता है, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस को कट करता है, उसको हम लोग कहते हैं फोकस। ठीक, दोनों समझ में आ गया। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस को मैं बताता हूँ। देखिए, डिस्टेंस क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, क्या होता है, तो इसको फोकस दूरी बोलते हैं, एफ बोलते हैं। और ये वाला भी जो होता है ना, सी और एफ के बीच में, ये भी डिस्टेंस एफ ही होता है, दोनों के बराबर होता है। यानी कि वक्रता त्रिज्या जो आर होगा, सी का जो डिस्टेंस होगा कंप्लीट आर, वो 2f के बराबर होगा, राइट। तो यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आ गया। अब ऑप्शंस में जाते हैं, क्या हो गया। पहला ऑप्शन दिया है 1 गुनी होती है, नहीं। 3 गुनी होती है, नहीं। 2 गुनी होती है, बिल्कुल राइट। तो गोलाकार दर्पण की वक्रता की त्रिज्या इसकी फोकस दूरी एफ के बराबर होता है, 2 गुनी के बराबर होता है। देखिए, मैंने छोटा छोटा सा चीज़ें हैं, लेकिन मैंने उसको बहुत एक्सप्लेन करके बताया है, तो ये आप भूलेंगे नहीं, राइट। और एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर जो इसका पावर लेंस में पढ़ेंगे उसको। ठीक है, ये दर्पण। और एक चीज़ें आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइन मैंने ड्रॉ किया था। यानी कि ये अगर आपको बोला जाए कि वस्तु जो है वो लगभग बहुत दूरी में है ना, आपसे पूछा जाएगा कि वस्तु अगर बहुत दूरी में रखते हैं, मतलब सी के बाहर रखते हैं और बहुत दूर में रखते हैं, है ना, आप ऐसा समझ लीजिए
कि तो अब वहाँ से क्या होता है कि रेखाएँ जो है समांतर आएगी, समांतर आने से रेखाएँ मतलब ये जो किरण होता है ना, जो लाइट होता है, लाइट रेज़ वो समांतर आएगी और वो फ़ोकस से ही पास करके जाएगी, ठीक है? ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा, समांतर रेखाएँ जो है आके फ़ोकस से पास करेगी। और धीरे-धीरे मैं इसके बारे में और बताऊँगा। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकत्व का कानून है जो भविष्यवाणी करता है कि चुंबकीय क्षेत्र एक इलेक्ट्रोमोटिव का निर्माण करने के लिए विद्युत सर्किट के साथ कैसे बातचीत करेगा? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नामक एक घटना है। आपको पूरा बात बता दिया है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नामक एक घटना है जो आपको चुंबकीय क्षेत्र में परिभाषित करना है और उसमें जो ईएमएफ है उसको उसका जो निर्माण होता है कंडक्टर में उस चीज़ के बारे में बताना है। तो सबसे पहले देखिए कि ये घटना जो है किस तरीके से काम करता है। अगर आपको मैं बता दूं तो यहाँ पर आपको क्या लेना होता है, एक सोलेनोइड लेना पड़ता है। सोलेनोइड होता क्या है, ये आपने आयरन रॉड लिया, इस आयरन रॉड में आप क्या करो, इसमें वायर लपेट दो, ठीक है। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। इस तरीके से आप इसमें वायर लपेट दो, ठीक। अब इस वायर को लपेटने के बाद आप क्या करो, इसको इसका सर्किट पूरा कंप्लीट करके रखिएगा, ठीक है ये। और फिर आप एक चुंबक ले लो। चुंबक में आपको पता है कि पोल्स होते हैं नॉर्थ साउथ। अब आप क्या करो, इसका मूवमेंट कराओ, इस चुंबक का मूवमेंट इसके इर्द गिर्द कराना है। एक बार आगे ले जाना है, मतलब एक बार इसके सामने ले जाना है और एक बार दूर ले जाना है, ठीक है। आगे पीछे कराते रहिए इस तरीके से, ठीक। इसके सामने से आगे पीछे कराते रहिए, या फिर इसके आप क्या कर सकते हैं, इसको है ना, इस तरीके से भी मूवमेंट करा सकते हैं। यहाँ पर आपने रख दिया नॉर्थ पोल साउथ पोल और इसको आगे पीछे करते रहिए। तो यहाँ से क्या होगा, आप देखेंगे कि इस वायर में जो है एक करंट इंड्यूस हो गया है, करंट फ्लो करने लगा है। यहाँ अगर आप कुछ जला के रखेंगे तो वो आराम से जलने लगेगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चूंकि चुंबक के प्रभाव के कारण इस कंडक्टर में जो है आपका विद्युत करंट प्रभावित हो रहा है। ओके, तो इसमें जो अब तुम्हारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो, यानी कि जो वोल्टेज, जो भी वोल्टेज इसमें प्रोड्यूस हुआ, वोल्टेज भी तो प्रोड्यूस होगा, विभवांतर जिसको बोलते हैं, तो वो इसके फोर्स के रीजन से चूंकि डेवलप हुआ, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, राइट। अब समझ में आ गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है। और इसकी खोज जो है वो माइकल फैराडे ने किया था। तो इसको, इस नियम को, विद्युत चुंबकीय प्रेरण नामक नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, फैराडे का प्रेरण का नियम कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर आपको मिल गया। अब थोड़ी सी जानकारी आप ले लीजिए कि फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या कहता है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या कहता है। ये फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम और फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम फैराडे के साथ ही जुड़ा हुआ है। इसमें कहता है कि जैसे ये हो गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण नामक घटना, तो इसमें आपको फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम जानना है। तो इसमें क्या होता है, तीन उंगलियों को हम लोग हाथ के, बाएं हाथ के तीन उंगलियों को पकड़ते हैं। एक हो गया आपका, ठीक है, अंगूठा को लेते हैं, ठीक है। फिर एक हम लोग क्या लेते हैं, उसको तर्जनी को लेते हैं, और एक उंगली जो है लेते हैं हम लोग ये मिडिल फिंगर को, ठीक है। और फिर ऐसे ऐसे करके चलिए, तो ज़्यादा अच्छा हाथ का फिगर नहीं बना है, लेकिन आपको उससे परेशानी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, और एक बार मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। तो तीन उंगली को ले लीजिए और तीनों उंगली जो है आपका परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। एक ये हो गया मान लीजिए, दूसरा ये वाला ले लीजिए आप, और तीसरा जो है ये वाला ले लीजिए, राइट। अब बाएं हाथ का ये तीनों उंगली आपको क्या क्या दिखाएगा, अंगूठा हमेशा जो है आपको जो मोशन करवा रहे हैं ना, जिस बॉडी का, चुंबक का जिस मोशन करा रहे हैं, तो उस मोशन का डायरेक्शन को बताएगा, और या फिर फोर्स का डायरेक्शन को बताएगा कि वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहा है। दूसरा, अगर आप तर्जनी को लिए हैं, ये लिए हैं, ये वाला इसको तर्जनी उंगली बोलते हैं ना, और ये मिडिल फिंगर हो गया, तो ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा आपको करंट जो इंड्यूस होगा, करंट का डायरेक्शन को हमेशा ये बताएगा, चाहे लेफ्ट हैंड रूल में ले लीजिए या फिर राइट हैंड रूल में ले लीजिए, ठीक है ये। और ये वाला क्या बताएगा आपको, तर्जनी वाला है ना, इंडेक्स फिंगर क्या बताएगा आपको, ये बताएगा आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ये। और ये हमेशा यही चीज़ बताएगा, ठीक है। इसको स्पेसिफिक बाएं हाथ का नियम और दाहिने हाथ का नियम में सब में यही चीज़ बताएगा। बस देखिए यहाँ पर जो है मोशन को लिया है लेफ्ट हैंड रूल में, और दाहिने हाथ का नियम में जब जाएंगे, सॉरी ये दाहिने हाथ का नियम है, ठीक है। दाहिने हाथ के नियम में, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में मोशन जो अंगूठा के द्वारा दिखाया जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो आपको इसके द्वारा दिखाया जाता है, तर्जनी और मिडिल फिंगर के द्वारा जो है करंट का डायरेक्शन को दिखाते हैं। और जब आप बाएं हाथ का नियम पढ़ते हैं तो बाएं हाथ के नियम में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। यहाँ पर ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नामक घटना में ये काम
करता है। ये अब क्लियर हो गया। अब बाएं हाथ का नियम कब यूज़ करेंगे वो मैं बता देता हूँ। बाएं हाथ का नियम अब तब यूज़ करेंगे जब आप किसी कंडक्टर में जो है आपने करंट प्रवाहित करा रखा है, ठीक है, करंट प्रवाहित करा रखा है इस तरीके से, जैसे विद्युत मोटर, ठीक। और फिर आप क्या कर रहे हैं, उसको एक चुंबक के पास में, है ना, तेज गति से घुमा रहे हैं, ठीक। आप समझ में आया? एक कंडक्टर है, कंडक्टर में आपने करंट फ्लो करवा रखा है, इस कंडक्टर को आप क्या कर रहे हैं, एक चुंबक के पास में तेज गति से घुमा रहे हैं। उस समय हम लोग फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम यूज़ करेंगे कि फोर्स किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ और फील्ड का डायरेक्शन किधर है और करंट का डायरेक्शन किधर है, ये बाएं हाथ के नियम में यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया ये बात? अब इसको मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं लास्ट बता रहा हूँ आपको कूलम का नियम। तो कूलम का नियम में क्या होता है, कहता है कि दो चार्जेस है, ठीक है, एक Q1 चार्ज है और दूसरा Q2 चार्ज है। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी चार्जेस है मुझे नहीं मालूम, बस आप समझ लीजिए चार्जेस है। तो इन दोनों के बीच में या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फिर फोर्स ऑफ डिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, यानी या फिर अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा। तो वो जो टोटल फोर्स होगा इन दोनों के बीच में वो कितना होगा, ये आपको कूलम का रूल बताता है। तो उसमें कहता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का जो चार्ज का वैल्यू है उसके प्रोडक्ट के बराबर। और फिर इसके बीच में सपोज डिस्टेंस जो है r है, तो उसका जो r का स्क्वायर होता है उसको हम लोग बोलते हैं मतलब स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है, ठीक है। तो इसका जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, k इंटू, ठीक है, Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कूलम का नियम, जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स को बताता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए मैं एक्सप्लेनेशन इसलिए इतना ज़्यादा दे रहा हूँ ताकि आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर इसके एक्सप्लेनेशन से संबंधित है तो आप उसको भी सुन लीजिए बढ़िया से। एक तार का प्रतिरोध R उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के डैश के अनुपातिक होता है। ऑप्शन आर व्युत्क्रम है, प्रत्यक्ष है, समान है, कोई नहीं है। तो अगर आप इसका आंसर जानना चाहते हैं तो आंसर तो होगा व्युत्क्रम। अब किस प्रकार ये व्युत्क्रम से संबंधित है आप यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले देखिए R क्या होता है। तो अगर R की बात करें तो R इक्वल टू होता है दोस्तों रो इंटू एल बाई ए। यहाँ पर रो क्या है, एल क्या है, ए क्या है। सपोज आपने एक वायर लिया, इस वायर का अनुप्रस्थ काट जो है मान लीजिए यहाँ पर सर्कुलर है, ये सर्कुलर है, ठीक है। अनुप्रस्थ काट मतलब क्या होता है, सीधा सीधा ये बात समझ लीजिए कि आप वायर जो लिए हैं उसका ये जो भाग है वो कैसा बना हुआ है, उसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। ये सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है और अदर शेप में भी हो सकता है। तो फिलहाल हमने यहाँ पर सर्कुलर पार्ट लिया है तो इसमें रेडियस भी होगा, ठीक है। तो रेडियस होगा तो यहाँ का जो एरिया होगा हम इसको डिफाइन करते हैं पाई आर स्क्वायर से। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चला कि आर का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, ये है मटेरियल का प्रॉपर्टी। रो इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी, ठीक है, उसके रेजिस्टिविटी को बताता है ना। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है। और एल जो है आपका लेंथ ऑफ द वायर है, लेंथ, वायर का लेंथ। तो आप यहाँ से देख सकते हैं अगर, और एरिया जो पूछा है तो एरिया नीचे जा रहा है, ठीक है। तो यहीं से आपको सारी चीज़ें पता चल गया कि रोधक जो होता है, प्रतिरोध जो होता है किसी भी वायर में वो लेंथ के समानुपाती होता है, आपका एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और जो उसका मटेरियल प्रॉपर्टी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, और उसको हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो कभी कभी आपसे रेजिस्टिविटी के बारे में भी पूछ लेगा, तो आप रेजिस्टिविटी को आप देखेंगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि वो हम लोग जो है रेजिस्टेंस के समानुपाती होता है। एरिया इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो एरिया के समानुपाती हो जाएगा और लेंथ के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि लेंस अब पढ़ना है कि फोकस दूरी के लेंस की शक्ति परस्पर होती है, क्या होती है। तो हम ये मुझे लगता है पिछला सेट में भी ये क्वेश्चन था, तो मैंने बताया था कि F इक्वल टू होता है 1/p, और इसमें मैंने बताया था कि इसका जो यूनिट होता है वो होता है 1/मीटर, ठीक है। शक्ति पूछ रहा है ना 1/f, और फोकस दूरी जो होता है वो मीटर में मापा जाता है, तो 1/मीटर, और 1/मीटर को हम लोग बोलते हैं डायोप्टर, ठीक है, मीटर यूनिवर्स, सॉरी, मीटर यूनिवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डायोप्टर। क्लियर, समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक दूसरे की गुणज होते हैं नहीं, सीधा संबंधित होते हैं नहीं, है ना, भाज्य होते हैं, व्युत्क्रम रूप से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम रूप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कैल्शियम फॉस्फेट दांत के एनामल में मौजूद होता है, इसकी प्रकृति डैश होती है।
तो देखिए हम लोग बेसिकली टूथपेस्ट वगैरह भी जो बनाते हैं उसमें कहते हैं नमक है, तो देखिए एक्चुअल में नमक की ज़रूरत नहीं होती है, हमें इन सब की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है क्षारीय प्रकृति का होता है, आप सबसे पहले इसका आंसर ये जान लीजिए, ठीक है? तो कैल्शियम फॉस्फेट दाँत के एनामेल में मौजूद होता है, इसकी प्रकृति जो होती है वो क्षारीय होती है, अम्लीय नहीं हो सकता है, अम्लीय होने से हमारे दाँत खराब हो जाएँगे। तटस्थ भी नहीं होता है, न्यूट्रल भी नहीं होता है और उभयधर्मी भी नहीं होता है, दोनों एक साथ प्रकृति उसमें नहीं दिखाता है। और पिछला क्लास में मैंने और एक चीज़ बताया था कि दाँत खराब ना हो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टूथपेस्ट में आयरन मिलाते हैं, ठीक है? आयरन को मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है वामहस्त नियम तर्जनी वेग सदिश, है ना, भी की दिशा को दिखाता है, मध्यमा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है और अंगूठा किस दिशा को दर्शाता है, ये आपको जानना है। तो वामहस्त का नियम यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से बता रहा है कि तर्जनी जो है, यानी कि एक अंगूठा हो गया, एक तर्जनी हो गया और एक आपका मिडिल फिंगर हो गया, तो ये क्या क्या चीज़ बता रहा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो मैंने बताया था कि वाम हस्त नियम रहे या कुछ रहे, ये हमेशा क्या बताता है, ये या फिर अंगूठा जो है मोशन को बताएगा या फिर वहाँ पर फोर्स को बताएगा, ठीक है? अब यहाँ पर ये जो होता है मध्यमा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सदिश बी को दर्शाता है, कह रहा है ना, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, थोड़ा सा वहाँ सुधार लीजिएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है, नहीं, ये बाएं हाथ का नियम में सुधारिएगा, ये बाएं हाथ का नियम में केवल है, ठीक है? और तर्जनी वेग सदिश की भी दिशा को दिखाता है ना, वेग, है ना, ये आपको क्या बता रहा है ना, भी को बता रहा है, ठीक है? तो अंगूठा किस चीज़ को बताएगा, ये आपसे पूछ रहा है। मुझे लगता है ना यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड तो होगा नहीं, ये तो करंट का ही डायरेक्शन होगा, ठीक है? ये करंट का डायरेक्शन होगा, ये भी बता रहा है कि तर्जनी वेग सदिश की दिशा को बता रहा है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का होना चाहिए, ठीक है? ये भी वेग वेग का बता रहा है, ये ओहो गलत गलत। तो इसमें जो होगा देखिए, ये अंगूठा का पूछ रहा है तो अंगूठा हमेशा क्या फोर्स को बताता है, तो देखिए तो ऑप्शन यहाँ पर है क्या, गुणनफलों के योग की दिशा में है, गुणनफल एफ की विभाजक की दिशा में है, नहीं, अन्योन्य क्रॉस गुणन एफ की दिशा में है ना, ये एक जो है परपेंडिकुलर होता है हमेशा, ठीक है? परपेंडिकुलर दिशा में ही हमेशा होता है, ये कभी भी गुणनफल एफ की विभाजक की दिशा में नहीं होगा, गुणनफलों के घटाव की दिशा में नहीं होगा, ये गुणनफल एफ जो है हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है अलैंगिक प्रजनन द्वारा जीव स्वयं के आनुवांशिक रूप से समान एक जैव प्रतिलिपि, ये जैव प्रतिलिपि आपको समझ में आ रहा होगा क्या, ये निर्मित करता है जो डैश कहलाती है, मतलब अपने जैसा ही इंसान को बनाना। अगर मैं प्रेम हूँ तो मुझे दूसरा प्रेम चाहिए, ठीक है? ये नहीं मेरा संतान नहीं चाहिए वहाँ पर, ठीक है? ये नहीं चाहिए। संतान में क्या होता है, हमारा गुण तो कुछ ना कुछ रहेगा लेकिन वो हमसे अलग होगा देखने में, लेकिन यहाँ पर देखने में जो होगा एकदम सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये सेम कौन होगा, ऑप्शन देखिए, क्लोन है, संतान है, येथी है और फॉन है। तो आपको पता है कि सेम तरीके का इंसान को पैदा करने को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोन कहते हैं, ठीक है? मूवी देख लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। 2.0 कौन सा मूवी, अक्षय कुमार और रजनीकांत वाला, ठीक है, रोबोट, ठीक है? तो उसमें भी दिखाया है, क्लोन बनाया गया है, रोबोट का ही क्लोन बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि गोलाकार दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सूत्र क्या है। तो दर्पण के बारे में पूछ रहा है, या फिर आप अवतल दर्पण ले लीजिए या फिर आप उत्तल दर्पण ले लीजिए, इन्हीं दोनों दर्पणों के बारे में पूछ रहा है कि इसमें आवर्धन क्या होता है। तो आवर्धन मतलब क्या हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट आपने लिया है, ऑब्जेक्ट का जो भी साइज है ना, उसका जो आफ्टर परावर्तन के बाद जो है, जो भी उसका पिक्चर आपको मिल रहा है, हो सकता है कि उल्टा ही मिल जाए और छोटा मिल जाए, हो सकता है कि सीधा ही मिले और बड़ा मिले, मतलब जैसा भी हो, तो उसका मैग्नीफिकेशन आपको बताना है क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों देखिए दिया है, ऋण भी बाई यू, धन भी बाई यू, ऋण यू बाई भी और धन यू बाई भी। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि भी क्या दिखाता है और यू क्या दिखाता है, तभी तो आपको समझ में आएगा। तो आपको मैं बता दूं कि ये ऑब्जेक्ट का हाइट ही तो है, मैंने यहाँ पर अभी जो बताया वस्तु का हाइट को लेकर बताया। तो देखिए इसका जो आवर्धन का सूत्र होता है ना, आवर्धन, उसमें होता है, ऊपर में आप लेंगे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सॉरी, हाइट ऑफ द इमेज, ये इमेज को ले रहे हैं, ठीक है, जो इमेज बनेगा मेरा उसका, और ये है ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, है ना, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का हाइट है। अब इसी को अगर हम लोग दर्पण में लेते हैं तो यहाँ पर आता है माइनस भी अपन यू। अब यहाँ पर माइनस आता है, नेगेटिव आता है, तो पॉजिटिव वाला तो दोनों नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। अब भी का मतलब क्या होता है, यानी कि ये वाला आंसर हो गया ना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भी हो गया इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, ठीक है, इमेज डिस्टेंस, ये कहाँ से,
दर्पण से, ठीक है, मिरर से इसका इमेज का डिस्टेंस कितना है ये आपको लेना है। और यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस राइट फ्रॉम द मिरर। ओके, यही बात इसमें क्लियर है, ठीक। तो ये हो गया -v/u। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या था कि जागृत तार में डैश विलगन आवरण होता है जबकि अर्थ तार पर डैश आवरण होता है। यहाँ पर आपको आवरण के बारे में पूछा है, यानी आप देखते हैं ना, लाल तार होता है, काला तार होता है, हरा तार होता है। तो इसमें आपको बताना है लाइव तार यानी जागृत तार में क्या होता है। तो जागृत तार क्या होता है जी, लाल होता है, ठीक है, लाल हो गया। और तुम्हारा अर्थ वायर कैसा होता है, अर्थ वायर हरा कलर का होता है। और एक कलर का वायर होता है, आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि काला जो है वो किस चीज़ को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, हरा पीला, पीला हरा, लाल हरा, ये हो गया लाल हरा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपको मिल गया लाल हरा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है ना तो आप जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बेल आइकन को जरूर से जरूर दबा के रखिए ताकि हमारा जब भी वीडियो आए आपको जरूर से जरूर नोटिफिकेशन मिल जाया करे। एस्पर जी टीम के साथ जुड़े रहिए, आपके लिए एक से एक कोर्सेज अवेलेबल करा रहे हैं बहुत ही मिनिमम प्राइस में, और साथ में ही बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से अचुंबक को पहचानें, यानी कि जो चुंबक का प्रभाव नहीं दिखाएगा उसको बताना है। ऑप्शन ए है गोलाकार चुंबक, दूसरा है वलय चुंबक, तीसरा है दंड चुंबक और चौथा है वर्ग चुंबक। देखिए दोस्तों इसका आंसर होगा वर्ग चुंबक। वर्ग चुंबक जो है उसमें बेसिकली क्या होता है, हम लोग इसके ध्रुव को बता नहीं पाएंगे, ठीक है, इसके पोल को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो है वर्ग चुंबक नहीं लेते हैं। या फिर ये बोलिए कि सही तरीके का प्रॉपर्टी वो दिखाएगा नहीं, इसको नहीं लेते हैं, और इन तीनों साइज के चुंबक का हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी से कितने बार क्वेश्चन पूछा है। और आज का तो अभी ट्रेंड में चला है आधुनिक आवर्त सारणी से क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि इसकी जो रचना है वो किसने किया था, मोस्ले जी ने किया था। और इसमें अभी जो है 118 एलिमेंट मौजूद हैं, और साथ ही साथ मैं बता दूं इसमें टोटल 18 ग्रुप होते हैं, है ना। और आपका इसमें ग्रुप मतलब समूह का बात कर रहा हूँ, और इसमें 7 पीरियड होते हैं यानी कि वर्ग होते हैं, ठीक। अभी फिलहाल इतना ही जानिए। और उधर आपको मेंडलीव का आवर्त सारणी भी देखना था, ठीक है, उसने क्या कहा था और उसके पहले किसने बनाया था ये भी याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 समूह होते हैं, इसमें 18 ग्रुप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है प्रत्येक गुर्दे, गुर्दे से सवाल बार बार पूछा है, पिछले क्लास में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। बड़ी संख्या में नामक निस्पंदन इकाई पास होती है, तो इसमें इकाइयाँ कौन सी होती है दोस्तों, तो नेफ्रॉन होती है ना। पहला ऑप्शन दिया है न्यूरॉन, दूसरा दिया है नेफ्रॉन, तीसरा दिया है तंत्रिकाएं, चौथा दिया है मूत्रवाहिनी। तो इसका जो बड़ी संख्या में जो निस्पंदन इकाई होती है वो नेफ्रॉन होती है, यही छानने का काम करती है। इससे रिलेटेड जानकारी पिछले क्लास में मैंने बहुत सारे दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, डैश आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के कोण को दो समान कोणों में डैश विभाजित करता है। सामान्य रेखा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अनुप्रस्थ किरण, इन चारों ऑप्शंस में कौन सा आंसर होगा। तो आप देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, एक दर्पण हमने लिया सपोज, ठीक है, ये दर्पण लिया, स्नेल्स लॉ कहते हैं इसको, ठीक है, स्नेल्स लॉ। इन्होंने क्या बताया था कि कोई भी आपतित किरण है और ये दर्पण से टकराने के बाद एक परावर्तित किरण होगा, ये सब जो है सेम बिंदु पे होगा, और हम क्या करते हैं इस बिंदु पे एक लंबवत रेखा ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉर्मल टू द सरफेस। ये सारी तीनों लाइन जो है इसी में एक पॉइंट पे लाकर टकराएगा। अब इसमें क्या किए थे, स्नेल्स जी ने बताया था कि इस नॉर्मल के साथ जो एंगल आपतित किरण बनाएगा उसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट एंगल, और जो आपतित किरण बनाएगा उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन एंगल, राइट। तो ये यहाँ पर क्या होता है, I = R होता है, और ये कैसी रेखा है, लंबवत रेखा है, सामान्य रेखा है, यहाँ आपतित किरण नहीं है, परावर्तित किरण नहीं है, अनुप्रस्थ किरण नहीं है। अनुप्रस्थ मतलब इसके काट के समान वो नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, इसका सामान्य रेखा है एक तरीके का, मैं ड्रॉ करता हूँ उसको, ठीक ना, मतलब हम लोग ड्रॉ करते हैं, राइट। इसका आंसर जो होना है वो सामान्य रेखा ही होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, वैद्युत लैंप के तंतुओं के डैश का उपयोग अधिकतर विशेष रूप से किया जाता है। ऑप्शन आर टंगस्टन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड चांदी। तो आप सभी को पता है कि इसका आंसर जो होना है वो टंगस्टन का यूज़ करते हैं। उसका इसका किस प्रॉपर्टी के रीज़न से हम लोग इसको यूज़ करते हैं दोस्तों, ये कमेंट सेक्शन में आप करके बताइए तो क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। टंगस्टन
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कैथोड वह टर्मिनल है जिसमें होता है। कैथोड का सीधा सीधा मतलब क्या होता है ये जानना है। आंसर पहले ऑप्शन से देख लीजिए। अतिरिक्त धनायन यह धनात्मक टर्मिनल है, अतिरिक्त ऋणायन यह ऋणात्मक टर्मिनल धनात्मक टर्मिनल है। तो ये देखिए ऋणायन अतिरिक्त रहेगा और ये धनात्मक टर्मिनल है, ऐसा तो हो नहीं सकता। अतिरिक्त धनायन यह ऋणात्मक टर्मिनल है, तो ये भी नहीं हो सकता उल्टा। अतिरिक्त ऋणायन होता है और यह ऋणात्मक टर्मिनल है, तो इसमें और इसमें कौन सा आंसर सही है ये आपको ढूंढना है। तो चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। कैथोड जो होता है दोस्तों वो होता है जो कैटायन को आकर्षित करे, है ना, अट्रैक्ट करे। तो कैटायन को अट्रैक्ट करने का मतलब हो गया कि जो नेगेटिव चीज़ों को, है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो वो कौन करेगा, जो धनात्मक होगा। तो देखिए यहाँ पर धनात्मक है, यहाँ ऋणात्मक है, तो ये आंसर कट हो गया। आंसर क्या हो गया इसका, 15 का ए राइट आंसर हो गया। अतिरिक्त धनायन होगा या धनात्मक टर्मिनल होता है, राइट। अब वहीं पर आपको एनोड का बात करेगा, तो एनोड में क्या होता है, उल्टा होता है। जो एनायन को यानी कि पॉजिटिव चार्जेस को अपने तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये कौन करेगा, जो नेगेटिव टर्मिनल होगा, जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वही करेगा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है असंगत को पहचानें। ऑप्शन आर आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और यटरबियम। तो देखिए इसका आंसर तो हो जाएगा यटरबियम। ये कैसे हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन जो है फिर से आपको पीरियोडिक टेबल से ही पूछा है। पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल जरूर से जरूर अच्छे से करके जाइए, हमेशा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो और ये वाला जो है वो 18th ग्रुप का बात कर रहा है, नोबेल ग्रुप का बात कर रहा है, जो रिएक्ट नहीं करता है नोबेल गैसेस है ये, ठीक है। तो और यटरबियम नोबेल गैस नहीं है, क्लियर है। तो 18th ग्रुप में क्या क्या आता है, नियन से स्टार्ट होता है ना, सॉरी हीलियम से स्टार्ट होता है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन, यही होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जीरो ग्रुप भी इसको बोला जाता है, ठीक है, नोबेल गैस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, उस वनस्पति हार्मोन का नाम बताएं जो तने के विकास के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो तने के विकास के लिए जिम्मेदार हार्मोन का नाम बताना है आपको। तो इसका तो आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों जिब्रेलिन, ठीक है। उसके बाद है इसमें साइटोकाइनिन, एथिलीन है और एब्सिसिक एसिड है। ये सभी जो है पादप हार्मोन ही है, वनस्पति हार्मोन ही है। इसका आंसर आपको मैंने बता दिया, तने के विकास यानी वृद्धि के लिए कौन जिम्मेदार होता है, जिब्रेलिन जिम्मेदार होता है। तो साइटोकाइनिन क्या करता है दोस्तों, तो साइटोकाइनिन का जो काम है ये एक्चुअल में जो है ना ऑक्सिन, और एक आप हार्मोन के नाम याद रखिएगा ऑक्सिन। ये ऑक्सिन जो है वो क्या करता था बेसिकली, ये उसको लंबा करता था, है ना, और लेकिन फिर भी नियंत्रित रूप में लंबा करता था, है ना, वृद्धि को नियंत्रित करता था ये ऑक्सिन। अब साइटोकाइनिन इसके साथ मिलकर क्या करता है, कोशिका विभाजन में मदद करता है ये, ठीक है, और जीर्णता को रोकता है, ठीक है, जीर्णता को रोकता है। ऐसे तो एक हार्मोन का पादपों में बहुत सारा काम होता है, ठीक है। तो ये ऑक्सिन के साथ मिलता है और क्या करता है, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, ठीक है, उसमें मदद करता है। और साथ में जीर्णता को भी रोकता है, मतलब वो बच्चे यानी कि दूसरा पौधा बना सके इसकी ख्याल रखता है। उसके बाद है एथिलीन। एथिलीन आपको पता है एथिलीन एक प्रकार का गैस है, और ये गैस का क्या काम करता है, जो फल होता है ना, फल है ना, उसको पकने में मदद करता है, फल पकने में मदद करता है। नेक्स्ट एब्सिसिक एसिड। ये एब्सिसिक एसिड क्या होता है, ये पुष्पन में बाधक होता है, पुष्पन में बाधक होता है, यानी कि पुष्प फूलने नहीं देता है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे समझ लीजिए, आपसे पूछेगा वृद्धि रोधक हार्मोन पौधों में कौन सा है, तो ये हो गया आपका एब्सिसिक एसिड। और वृद्धि में मदद कौन करता है, जिब्रेलिन भी करता है और साइटोकिनिन भी करता है। और एक आप जब ये पुष्पन में बाधक है तो पुष्प को फूलने में सहायता कौन करता है, तो उसका नाम होता है दोस्तों फ्लोरीजेंस, ठीक है, वो भी याद रखिएगा, फ्लोरीजेंस, ठीक है। फ्लोरीजेंस को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं फूल खिलाने वाला हार्मोन, फूल खिलाने वाला हार्मोन, ठीक है, ये कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, उस कथन को पहचाने जो बायोडिग्रेडेबल उत्पादों के लिए गलत है। तो बायोडिग्रेडेबल उत्पाद के बारे में पूछ रहा है, तो आपको जानना चाहिए कि बायोडिग्रेडेबल होता क्या है। सबसे पहले ऑप्शन देखिए, कहता है कि सूक्ष्म जीवों की गतिविधि के कारण तेजी से विघटित होती है। ये बायोडिग्रेडेबल जो भी सब्सटेंसेस होते हैं, इसका मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। घर का जितने सारे कचड़े हैं, डोमेस्टिक कचड़ा, ठीक है, डोमेस्टिक गार्बेज, ये जो भी होता है ये बायोडिग्रेडेबल होता है। आपको मैं और बता दूं, जो पेपर होता है, पेपर,
ये भी बायोडिग्रेडेबल है। इसका एग्जांपल लेके आप समझिए। तो देखिए पेपर जो होता है सड़ गल जाता है तुरंत, बहुत तेजी से, ठीक है, और किसके, सूक्ष्म जीवों के प्रभाव से। दूसरा दिया मानवीय प्रक्रियाओं के द्वारा उनका पुनः उपयोग हो सकता है, ये पुनः उपयोग नहीं कर सकते हैं, ये तो सड़ गल के खत्म हो जा रहा है, या उनको रिसाइकिल किया जा सकता है, ये भी नहीं किया जा सकता है जो बायोडिग्रेडेबल है। वो बायोडिग्रेडेबल का मतलब सीधा सीधा बात होता है सूक्ष्म जीवों के प्रभाव में आकर वो विघटित हो जाना। दूसरा है सामान्य रूप से पर्यावरण अनुकूल उत्पादों से संबंधित है। तो देखिए अगर ये अच्छी तरीके से सड़ गल जाएगा, समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो वो क्या होगा, हमारे जो पर्यावरण है उसके अनुकूल होगा। क्लियर है। नेक्स्ट दिया है बायोडिग्रेडेबल पदार्थों के विघटन में जैविक और अजैविक दोनों कदम शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। जैविक मतलब जो सूक्ष्म जीव अपना काम करता है वो, और अजैविक मतलब हवा पानी ठीक है, ये सब का बात कर रहा है। तो वो भी क्या करता है, समय समय के साथ धूप हो गया, वो उसको क्या करता है, धीरे धीरे उड़ाता है, उसको नष्ट करता है, ठीक है, अपघटित करता है। तो ये सब काम जो है अजैविक पदार्थ भी करता है इसके साथ। तो इसमें आंसर जो होगा दोस्तों, यहाँ नहीं का पूछ रहा है ना, गलत कौन सा है, तो गलत यही वाला है, मानवीय प्रक्रियाओं के द्वारा उनका पुनः उपयोग नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता दूं कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या है। तो आप अगर इसका एग्जांपल देखना चाहते हैं तो प्लास्टिक सबसे बड़ा एग्जांपल आज की डेट में, इसीलिए इसका यूज़ जो है सबसे कम करने के लिए बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि आप प्लास्टिक का थैले यूज़ नहीं कीजिएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए पेपर का थैला यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये प्लास्टिक जो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ये विघटित नहीं होता, ये समाप्त नहीं होता है, सालों साल तक इसकी वजूद रहता है। ठीक है, अगर आप एक बार प्लास्टिक को यूज़ करके फेंक दिए तो कब खत्म होगा ये कहना मुश्किल है, ये इसका लाइफ बहुत लंबा है। ठीक है, और इससे क्या होता है, ये हमारा भूमि को जो है प्रदूषित कर रहा है, जल को प्रदूषित कर रहा है। इसीलिए कह रहा है कि आप अभी जो करेंगे वो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को यूज़ कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, और आज का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जिससे सभी प्रकार की किरणों को समांतर या धुरी के करीब है, अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात अभिसरित होता है। ये मैंने शायद तीसरा क्वेश्चन था उसी में मैंने बता दिया था। ये दर्पण अगर आप लेते हैं और इस तरीके से आपने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया है, और अगर आप एक समांतर रेखाएं इसके पैरेलल आपने ड्रॉ किया इस तरीके से, तो ये परावर्तन के बाद जिस पॉइंट से पास करता है उसको हम लोग फोकस कहते हैं। यही क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछ रहा है। तो देखिए क्या हो गया, अवतल दर्पण का मुख्य केंद्र नहीं, मुख्य केंद्र तो इधर हो गया, ठीक है, और फिर मुख्य फोकस अवतल दर्पण का, बिल्कुल राइट। तो इसका आंसर जो हो गया 19 का बी हो गया, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस है ना से होकर गुजरेगा। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, उत्तल दर्पण का मुख्य केंद्र। ये जब यहाँ अवतल दर्पण के बारे में पूछ रहा है तो अवतल ना लिखेंगे, यहाँ अवतल बोला है। वैसे तो उत्तल दर्पण का भी मुख्य फोकस होता है, लेकिन यहाँ अवतल पूछा है तो अवतल ही आंसर करेंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, विद्युत मोटर में लूप के घूर्णन की दिशा डैश द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो ऑप्शन से पहला ऑप्शन है न्यूटन का बाएं हाथ का नियम। ये न्यूटन का बाएं हाथ का नियम तो नहीं था, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम था, तो ये गलत हो गया। दूसरा फैराडे का नियम, फैराडे का नियम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को बता रहा था ना, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या है, ये जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण मेथड बताया था उसके उसमें सभी डायरेक्शंस को ये बता रहा है कि इधर फोर्स होगा, किधर करंट का फ्लो होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत मोटर में लूप के घूर्णन की दिशा द्वारा जो दिखाया जाता है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार दिखाया जाएगा। ठीक है, ओम का नियम तो आपको करंट से रिलेटेड है, V इक्वल टू IR है ना। ठीक, ये चीज, ये ओम का नियम हो गया। तो दोस्तों देखिए आज का 20 क्वेश्चन मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो रेगुलर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, और मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन इसलिए कर दिया इसको। थोड़ा सा टाइम लगा है, कोई बात नहीं, आप जरूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, आपको आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन इस सेट से पार्टिकुलर जरूर दिखेंगे। देखिए मार्केट में ये सारे बुक्स अवेलेबल हैं, आप चाहें प्रैक्टिस करना तो आप आराम से प्रैक्टिस कीजिएगा ये सारे बुक लेकर। ठीक है, खोटा का भी है, पंचपर्णिया का है, और भी बहुत सारे बुक्स अवेलेबल करा रहे हैं, आप देख लीजिएगा मार्केट में। और जाते जाते मैं आपको आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देके जाता हूँ। आपको पता है कि हमेशा क्वेश्चन ऑफ द डे आता है आपके लिए। तो इसमें देखिए क्वेश्चन है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति से गमन करता है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर से करके बताएं। ऑप्शंस जो दिया है उसमें ठोस दिया हुआ है, तरल दिया हुआ है, गैस दिया हुआ है, निर्वात दिया हुआ है। आप ये पूरा एक्सप्लेन करके बताइए कि ध्वनि किस तरीके का तरंग है। ठीक है, इस बात उसमें क्या माध्यम का जरूरत पड़ता है या नहीं करता है। ठीक है, अब जब अगर माध्यम का जरूरत पड़ता है तो फिर किस माध्यम में सबसे ज़्यादा तेज गति से जाएगा, है ना, उसमें वेग बताना है आपको, किस में सबसे तेज होगा। तो यही क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का दोस्तों। ठीक है, तो ये आंसर की रहा, आप यहाँ से आंसर की देख लीजिएगा। आप लोगों को मैं बार बार कहता हूँ कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ खोटा का चैनल अलग से बनाया हुआ है, और साथ ही S4G का जितने सारे अन्य कोर्सेज हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, PDF फाइल अवेलेबल कराते हैं। नए जो भी नोटिफिकेशन आता है, जो भी करंट न्यूज़ आता है, वो सारे अपडेट करते रहते हैं। तो आप वहाँ से जुड़ के उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें प्यार बांटते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबा के रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।